नमस्कार उत्साह के उत्साहितों, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल उत्साह में। आज की वीडियो सेमेस्टर 5 के छात्र छात्राओं के लिए है जो कि हिंदी ऑनर्स से संबंध रखते हैं और इस वीडियो में हम लोग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MJ 10 को जानेंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि आप लोगों के एग्जाम शुरू हो चुके हैं और आपका पहला एग्जाम जो कि हिंदी कहानी जो आपका पेपर था उसका एग्जाम हो चुका है और अब बारी है हिंदी उपन्यास के पेपर की, ठीक है? अब जैसा कि आपने अगर हमारी पहली वीडियो देखी है हिंदी कहानी वाली, तो आपको मालूम होगा कि उस वीडियो से बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम में आए थे। तो इस बार जो ये वीडियो है उसमें भी आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा, ये सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आप अच्छे तरीके से कम समय में अच्छे मार्क्स के लिए सारे प्रश्नों को तैयार कर लें। चलिए, अब हम लोग पहले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास के उद्भव व विकास पर प्रकाश डालें। हिंदी उपन्यास शुरू कैसे हुआ? उसका विकास जो क्रम रहा है, कैसे हिंदी उपन्यास का लेखन शुरू हुआ? कौन सबसे पहला लेखक था? उसके बाद फिर किस प्रकार उसके स्वरूप में बदलाव आते रहा? टॉपिक जो है, विषयों में बदलाव आती रही और समय के साथ-साथ उसमें क्या-क्या प्रभाव पड़ा है, उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लिखोगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, उपन्यास के प्रमुख तत्वों की विवेचना करें। बहुत सुंदर प्रश्न है और कहानी के जो प्रमुख तत्व हैं, उससे सिमिलर रहेगा। उपन्यास के प्रमुख तत्व, बस उसकी जो विवेचना होगी वो थोड़ा आप जो है वो डिटेल में लिखोगे, ओके? तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न है, उपन्यास की परिभाषा देते हुए इसके स्वरूप को स्पष्ट करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपन्यास की परिभाषा आपको मालूम होनी ही चाहिए। उपन्यास कहते किसे हैं? होता क्या है ये? जैसे उपजोड़न्यास जो है वो उपन्यास शब्द बन जाता है, तो इसको कहते क्या है? उसमें इसके स्वरूप को किसे हम उपन्यास कह सकते हैं? इसको बहुत अच्छे से आप स्पष्ट करोगे, ठीक है। चौथा प्रश्न है, कहानी उपन्यास से किस प्रकार भिन्न है? व्याख्या करें। या फिर ऐसा हो सकता है कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है? स्पष्ट करें। यहाँ पर आप देखोगे कहानी और उपन्यास दोनों ही जो है वो गद्य विधा है। ये दोनों के तत्व जो है वो वो भी एक-दूसरे से मिलते हैं। अब यहाँ पे है कि दोनों में अंतर क्या है? आप इसको बहुत अच्छे तरीके से तत्वों के आधार पर लिखोगे। आप व्याख्या जो शब्द है, उसके आधार पे बहुत अच्छे से इसको लिखोगे, पॉइंट वाइज़ लिखने का प्रयास कीजिएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको ऐसे भी मालूम होना चाहिए कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। चलिए 5वाँ प्रश्न है, हमने यूनिट 1 से जो-जो प्रश्न जो महत्वपूर्ण थे, वो 4 क्वेश्चन मैंने बतला दिया। अब आगे की बात है, अब ये उपन्यास से प्रश्न शुरू हो रहा है। जो जो टेक्स्ट दिया हुआ है आपका वो। 5वां प्रश्न है, निर्मला उपन्यास के आधार पर निर्मला का चरित्र चित्रण करें। बहुत ही सुंदर रचना है ये प्रेमचंद की। निर्मला उपन्यास के आधार पे आपको निर्मला जो है, जो मुख्य पात्र है, उसके चरित्रों के गुण, चारित्रिक गुण जो हैं, वो आपको स्पष्ट करने हैं। पॉइंट वाइज़ रहेगा, बहुत अच्छे से लिखोगे, पॉइंट हमेशा ब्लैक पेन से लिखिएगा। ये आपको मालूम होगा ही, बट ठीक है, मैंने बतला दिया आपको फिर से और अच्छे से लिखिएगा इसको, बहुत सुंदर ये रचना है। चलिए 6ठा प्रश्न है, दिव्या उपन्यास के आधार पर दिव्या का चरित्र चित्रण करें। ये यशपाल की रचना है दिव्या और बहुत ही सुंदर रचना है दिव्या। एक एम्पावर्ड लेडी लेडी जो है उसका चित्रण किया गया है और एक जब आप दिव्या उपन्यास पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि दिव्या किस प्रकार अपने बल पे, खुद पे विश्वास करके वो आगे बढ़ती है, सारी परिस्थितियों से स्वयं लड़ती है, वो किसी के सहारे नहीं है। एक सशक्त नारी का एक सुंदर उदाहरण है दिव्या, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, लिखोगे और जब आप उसका चरित्र चित्रण लिखोगे ना, तो सभी स्त्रियों की सभी जो लड़कियाँ ये देख रही हैं, जो फीमेल स्टूडेंट्स देख रही हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ील कर पाएँगे। वो रहता है ना कि एम्पावर्ड खुद को फ़ील कर पाएँगे और हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा जो है, वो दिव्या की तरह कोई भी चाहे कोई भी समस्या आ जाए, वो खुद से लड़ने के लिए हम लोग सशक्त रहें, किसी के सहारे ना रहें, चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो। तो ये जो है दिव्या बहुत ही सुंदर उपन्यास है। चलिए, अब जो है हम लोग 7वां प्रश्न देख लेते हैं। आप मैं बताती हूँ आपके ये जो तीनों उपन्यास दिए गए हैं ना, ये डायमंड है, मतलब इतना सुंदर उपन्यास है। अगर आप उसको पढ़ते हैं, पढ़िए कभी भी। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो बाद में फिर पढ़ लीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा, बहुत सुंदर सारे उपन्यास जो है, तीनों के तीनों बहुत ही सुंदर उपन्यास हैं। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। आपका बंटी उपन्यास में एक तलाकशुदा दंपति की संतान बंटी के चरित्र को किस प्रकार दर्शाया गया है? यहाँ पे ये जो वर्ड यहाँ पे एक वर्ड होगा वो है किस प्रकार दर्शाया गया है। अब यहाँ पे है कि आपका बंटी मन्नू भंडारी की रचना है। मन्नू भंडारी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लिखती हैं। उनकी रचना मुझे बहुत पसंद है। तो आपका बंटी जो है यहाँ पे आप देखोगे शकुन और अजय जो हैं, उन दोनों के बीच तलाक हुआ है या होने वाला है। दोनों एक साथ नहीं रह रहे हैं और उनका जो पुत्र है बंटी, वो
अपने माता और पिता दोनों के बीच में कोई एक चूज़ नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ बस यहाँ पे चॉइस वाली बात नहीं है कि किसे चूज़ कर रहा है, ये वाला द्वंद्व नहीं दिखाया गया है। इसमें है आप ये जो मनोविज्ञान दिखाया गया ना, आप शकुन को देखोगे, द बंटी की जो माता है, आप उसके चरित्र की का विशेष गुण है, उसके पिता का विशेष गुण है। डॉक्टर जोशी जो है, जो कि शकुन के दूसरे हस्बैंड बनते हैं, सेकंड जब मैरिज होता है, तो दूसरे हस्बैंड के रूप में देखते हैं। हर एक चरित्र जो है, वो खुद में अलग कहानी बतलाता है। तो आपका बंटी बहुत सुंदर रचना है। अरे मैं प्रश्न बतलाते-बतलाते जो है, वो उपन्यास में चली जाती हूँ, क्या बोलूँ मैं? बहुत सुंदर रचना, आप तो पढ़िए एक बार। चलिए, यहाँ पे आपको ये दिखाना है कि तलाकशुदा दंपति जब माता-पिता दोनों साथ ना हो और बच्चे पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो ना पूर्ण रूप से माता का हो सकता है, ना पूर्ण रूप से पिता का हो सकता है, दोनों में जो चॉइस होती है वो भी अलग है। वो अपने प्रेम को बाँटना नहीं चाहता, वो साथ में दोनों को ही प्रेम करना चाहता है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। और जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, उनके उसमें मनोविज्ञान जो बंटी के मनोविज्ञान का स्वरूप, बाल मनोविज्ञान का जो चित्रण किया गया है, बहुत सुंदर से किया गया है, तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। चलिए, 8वाँ प्रश्न है, उपन्यास के आधार पर आधुनिक समाज में तलाकशुदा दंपति का दुष्प्रभाव उनकी संतान पर कैसे पड़ता है, स्पष्ट करें। चलिए, वही ऊपर है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बंटी के चरित्र को दर्शाना था और 8वें प्रश्न में है कि जो भी दुष्प्रभाव है, वो क्या पड़ता है? यहाँ पे दंत सा नहीं होगा, ठीक है? दंत सा नहीं होगा, मूर्धन्य सा होगा, तो मेरी गलती है, मैं क्षमा चाहूँगी। तो इनकी संतान पर क्या पड़ता है, आप ये लिखोगे, आधुनिक समाज में ये तलाक तो ले लेते हैं, लेकिन और दोनों सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ता है? बच्चे बच्चे पर क्या असर पड़ता है? वो क्या सोचता है? वो अच्छा फ़ील करता है, बुरा फ़ील करता है? उसके जीवन में क्या-क्या चीज़ें घटती है? दोस्त उन्हें किस प्रकार चिढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, उन सभी चीज़ों का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? किस तरह एक बच्चा अपना बचपना खो देता है? इसको बहुत अच्छे से आप स्पष्ट करोगे। चलिए, 9वाँ प्रश्न है, मन्नू भंडारी का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं का उल्लेख करें। यहाँ पे मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताओं का उल्लेख करना है आपको। तो चलिए, ठीक है। 10वां है, प्रगतिवादी लेखक के रूप में यशपाल का परिचय दें। ये ध्यान रखिएगा कि यशपाल जो है वो प्रगतिवादी लेखक है और यही चीज़ हम देखते हैं कि उनकी जो रचना है दिव्या, जो उपन्यास है दिव्या, उसमें हम ये देखते हैं कि प्रगतिशील व्यक्तित्व वाली है। वो बंद कर रहने वाली नहीं है, वो प्रगति चाहती है, वो कुछ अलग करना चाहती है और किसी पर डिपेंडेंट नहीं है ना? किसी के आधार पे, किसी के कंधे की उसे ज़रूरत नहीं है, वो जो है वो स्वयं सब सँभालना जानती है। तो ये भी आप ये कर लोगे, याद कर लोगे। 11वां प्रश्न है, हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद की भूमिका स्पष्ट करें, प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय दें। जहाँ पर प्रेमचंद बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं, तो आप उनके साहित्यिक परिचय को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर मैंने आपके सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बतला दिया है। अब अगर आपने ये तीनों उपन्यास नहीं पढ़ा है, तो आप इसकी जो व्याख्या है, इसकी जो समरी है, आप सिंपली आप निकालोगे, उसको पढ़ लेना आप। कम से कम ऐसा होना चाहिए, जो भी उपन्यास है, अभी संभव संभव नहीं है कि आप सारे उपन्यास, ये 3 उपन्यास पढ़ो, एकदम संभव नहीं है। आप लेकिन ये संभव है कि आप उसका जो सारांश है, वो पढ़ लो, जितने चरित्र हैं, जितने पात्र हैं, आप वो पढ़ लो और उसको याद कर लो, समझ लो, तो जो आपके प्रश्न आएँगे, जो भी उपन्यास से आएगा, आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। देखिए, रचनाओं में ऐसा ही होता है, अगर आपने रचना पढ़ी है, तो आप आसानी से लिख पाओगे, अगर आपने जो रचनाएँ हैं, वो नहीं पढ़ी है, तो आपके लिए वो एकदम रॉकेट साइंस रहेगा, ठीक है? तो इसीलिए आप रचनाओं को पढ़ लीजिए, सारांश जो है, वो थोड़ा-सा पढ़ लीजिए, आपको एक आइडिया हो जाएगा और फिर आप आराम से अपने प्रश्नों को लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि जो भी उत्तर है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिखो, पॉइंट वाइज़ लिखिएगा, सजा कर लिखिएगा और मुझे आप ज़रूर बतलाइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें ताकि आपके सभी मित्रों को महत्वपूर्ण प्रश्नों का ज्ञान हो जाए और हाँ, ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बतलाइए कि आपको और किस विषय में वीडियो चाहिए। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ो उत्साह के साथ।